नमस्ते वंदना जी। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया नमस्ते जोशी। प्रिया जी, और आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ आज वंदना जी हैं, जो कि एसएमसी ग्लोबल से हैं और कमोडिटी रिसर्च हेड है वहाँ पे। तो उनसे बात करेंगे कमोडिटीज के बारे में, लेकिन सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। आज जो है बाजार दिन में हमने ऊपर देखा था, लेकिन इस वक्त मार्केट डे के हाई से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इट्स स्टिल इन ग्रीन। बीएससी सेंसेक्स जो है 120 पॉइंट्स ऊपर है एट 82,814, और निफ्टी 31 पॉइंट्स ऊपर है एट 25,362। Active stocks at this hour: HDFC Bank, Infosys, Reliance, SBI, and Maruti Suzuki. Top five gainers: HDFC Life, Eternal, Infosys, Sun Pharma, and Wipro. Top five losers: Coal India, Tata Motors, Trent, Bajaj Finance, and ONGC. अब तो वंदना जी, बाजार के बारे में आप क्या कहेंगी? हमने देखा है एक उछाल सा देखा है बाजार में कई दिनों से। जो गिरावट का माहौल हमने देखा था एक लंबे समय तक, उसके बाद अब मार्केट लगातार हम ग्रीन में देख रहे हैं। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट द मार्केट? हमारे मार्केट ने सबसे पहले एक करेक्शन दिया था, तो थोड़ा सा ग्लूमी हो गया था कि 2025 में वी आर गिविंग अ जी। नेगेटिव रिटर्न। बट एक स्टेबल हमारा रिटर्न बना रहा था पिछले काफी सालों से। हम्म। और ये मैं कह सकती हूँ कि इसे इकोनॉमी में किसी तरीके का स्लो डाउन नहीं, ये एक न्यू फ्रेश एंट्री पॉइंट दे रहा था। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स आ रहे हैं और साथ में ये रेट कट होना, तो हम्म। कह सकते हैं कि इंटरनेशनल, ग्लोबल और लोकल फैक्टर दोनों मिलके अब यहाँ पे मार्केट को बूस्ट अप करेंगे। खास जब फेस्टिविटी यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, फेस्टिवल सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हम्म। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अब टेक्निकली भी देखें, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है चार्ट पे। तो एक मुझे लग रहा है कि ग्लोबल और लोकल फैक्टर मिलके अपनी मार्केट को यहाँ पे अब काफी ज्यादा एक पुशअप देगा, रैली। हम्म। और जो हम देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड से आउटफ्लोज वगैरह आ रहे थे, या एफआईआईस का भी बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कब रिटर्न आएंगे, क्योंकि अभी काफी उथल पुथल है। हम्म। और न्यू ट्रेड डायनामिक्स देखने को मिलेगा 25 में, 26 में। लेकिन डीआईआईज यहाँ पे वापस आएंगे बड़े अच्छे मतलब नंबर्स के साथ। और मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी एक बार फिर से एक इनकमिंग मतलब देखेगी, इन्फ्लोज देखेगी यहाँ पे। हम्म। और निफ्टी अब मुझे लग रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ टेक्निकली भी अब जो इसका प्रीवियस हाई था उसको हम्म। तोड़ते हुए नजर आ सकता है। तो हमारा जो 3 क्वार्टर्स था वो बहुत वो नहीं रहा डायनामिक, लेकिन फोर्थ क्वार्टर जो है ये मुझे लग रहा है कि सारा कॉम्पनसेट कर सकता है। जी। जैसे वंदना जी ने कहा कि काफी सारे फैक्टर्स हैं, तो एक रीजन प्रॉफिट बुकिंग है। वीक रूपी है। आज हमने रूपी को भी डिप्रिशिएट होते हुए देखा है 16 पैसे, सो इट्स कम डाउन टू 88.01 अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया है कल। एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी भी है, एफआईआई सेलिंग नजर आ रहे हैं। इट इज ऑल्सो द ग्लोबल क्यूज। एशियन मार्केट्स जो है वो आज थोड़े से लोअर दिखाई दे रहे हैं, खास करके शंघाई, हैंसेंग। तो ये है बाजार के बारे में। सेठी सर, नमस्ते, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते सर, नमस्कार काफी प्रिया दिनों जी। बाद मिलना हुआ। बिल्कुल। हाँ, आप बहुत बिजी रहती है ना। सर, ये हमको गोल्ड बस इसको सिल्वर ने काफी बिजी रखा है इस पर कमोडिटी एनालिस्ट को। जी जी, करेक्ट। आप खरीद लेती तो बिजी नहीं होती थी। आपने खरीदा नहीं। नहीं 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 खरीदा। आप समझ गए इसलिए सर। छोड़ते रहते हैं हम लोग। जी। अब तो वंदना जी, आप बताइए कि व्हाट आर द टॉप थ्री ग्लोबल ड्राइवर्स जो कि गोल्ड डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस साल इन 2025, और क्या सेंट्रल बैंक जो है हैव दे शेप्ड अप देयर पॉलिसीज फॉर दिस न्यू ट्रेंड? मुझे लग रहा है कि 2025 रैली इज क्वाइट डिफरेंट। हम्म। और ये डिफरेंट इसलिए है कि आप देखिए काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। हम्म। अगर यूएस का इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई पे होता था तो फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता था। हमेशा यही रहता था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, मार्केट्स आर गोइंग डाउन, तो यहाँ पे एक बूस्टअप के लिए एक रेट कट होता था। इक्विटी मार्केट टॉप पे है, कमोडिटी मार्केट टॉप पे है, डेट टॉप हम्म। पे है, मनी हम्म। सप्लाई टॉप पे है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो है यहाँ पे और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हम्म। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि डी डॉलराइजेशन सिंस 2022 काफी डीप हुआ है यहाँ पे। हम्म।
तीसरी बात मैं यहाँ पे मानूंगी कि करेंसी में भी यहाँ पे जो डीवैल्यूएशन है और रेट कट्स, और 2 रेट कट्स यहाँ पे और हैं इन द पॉकेट्स। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 फैक्टर्स जो हैं अब यहाँ पे और भी ज्यादा इसको एक कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव एसेट बनाएंगे। फॉर द हम्म। टाइम बीइंग एक नी जर्क रिएक्शन इसलिए आया है क्योंकि एक रेट कट के बाद इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया, रिकॉर्ड हाइस बने। और जब रेट कट्स होते हैं तो हमें पता होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव होती हैं। तो वो हम्म। सेंटिमेंट्स की वजह से हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में एक करेक्शन आता हुआ देखा, एक प्लाटू बनता हुआ देखा टेक्निकल चार्ट पे। हम्म। लेकिन वो एक फ्रेश एंट्री का मौका देगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 ड्राइवर्स है ना, ये हम्म। यहाँ पे इसको सपोर्ट करते रहेंगे। और एक बहुत स्ट्रेंज फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रिया जी, और ये है कि सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सेंट्रल बैंक्स नेट बायर होते ही नहीं थे, वो नेट सेलर होते थे। और हम्म। 1990s के बाद वो नेट सेलर ही रहे हैं, इससे पहले वो नेट बायर हुआ करते थे कभी। हम्म। इसके बाद उन्होंने जब नेट बाइंग करनी शुरू करी है ये पिछले डिकेड से, इस बार ऐसा हुआ है कि जितनी रिकॉर्ड हाई पे गोल्ड गया है वो हम्म। यहाँ पे रिकॉर्ड बाइंग करते रह गए। तो रिकॉर्ड प्राइस हाइक और रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक्स बाइंग, ये बड़ा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन था जो हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और सेंट्रल बैंक्स की ये अग्रेसिव बाइंग ने रिटेलर्स को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया और ईटीएफ बायर को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया कि वो हम्म। गोल्ड में जाए। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो यूरोपियन बायर्स जो है गोल्ड खरीदते थे ईटीएफ में, यूएस के मतलब ईटीएफ बायर्स हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो कंसंट्रेशन है वो एशिया में है यहाँ पे। तो हम्म। मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक्स इस बार इन्फ्लुएंसर था कि आप गोल्ड में खरीदो, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो सेंट्रल बैंक से यहाँ पे फिजिकल असेट में बिलीव कर रहा है, और वहां पे बाइंग जो है वो एग्रेशन के साथ हो रहा है। जी। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का रोल क्या है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंटरेस्ट। सिल्वर में कहना चाहूंगी कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड कहते हैं, और इसमें एग्रेशन सबसे बड़ी बात है कि एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि बड़ी वॉलाटाइल कमोडिटी, इसने 50 के बाद 17 और 18 डॉलर का भी लेवल्स आता हुआ देखा है। हम्म। लेकिन इस बार इसकी भी स्टोरी यहाँ पे डिफरेंट है। हम्म। सिल्वर ऐसी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसके अपने माइंस सिर्फ 26% 30% है, बाकी तो ये बाय प्रोडक्ट है। तो हम्म। इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि बाकी मेटल्स की होती है। हम्म। दूसरी चीज है कि इसमें कॉम्बिनेशन है, प्रेशियस मेटल भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। मैं दो चीज और ऐड करना चाहूंगी क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये प्रेशियस मेटल भी है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। हम्म। नाउ सिल्वर इज स्ट्रैटेजिक मेटल, क्योंकि अब यहाँ पे रशियन सेंट्रल बैंक्स भी बाई कर रहा है फिजिकल फॉर्म में। अब यहाँ पे पोलैंड ने गोल्ड में अपना उन्होंने बोला कि हम रिजर्व 20 से 30% करेंगे। बाकी बैंक्स जो हैं वो सिल्वर ईटीएफ को खरीद रहे हैं। और हम्म। एक फैक्टर सब और यहाँ पे आ गया है, यूएस ने रिसेंटली यहाँ पे सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में डाला है। हम्म। तो ये दो फैक्टर्स यहाँ पे ऐड ऑन होके इसे काफी ज्यादा प्रेशियस बना रहे हैं। और हम्म। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, खासकर कि सोलार में, आप 5G देखें और जो जितने भी ईवीज हैं, ये हम्म। 3 सेक्टर ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है कि सिल्वर का डिमांड काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। और हम्म। पिछले 5 साल से सप्लाई डेफिसिट है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड सप्लाई फैक्टर्स तो काफी ज्यादा, हमें पता भी था कि डिमांड सप्लाई फैक्टर जो है वो फेवर कर रहा है प्राइस राइज को। लेकिन जी। इसका स्ट्रैटेजिक मेटल में तब्दील होना हम्म। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में आना, ये इसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। तभी मुझे लग रहा है कि वो जो $50 था, इस बार हम चेज कर पाएंगे। जी। And what do you think is the most influential technical price level for gold and silver? From now, from for higher side, I would like to say the most concentration in option, it is near $38, $3,800 सॉरी। हम्म। तो $37 तो हम लोग आज देख ही चुके हैं। $3,800 के करीब मुझे लग रहा है कि 2025 के लिए हमें सोच के चलना चाहिए। हम्म। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात सोचना होगा व्यूअर्स को हम्म। और जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, कि हम्म। हमने 4 साल में 120% की रैली देखी है गोल्ड में। हम्म। तो हम इसमें स्ट्रेट रन अप हमें नहीं सोचना चाहिए। हम्म। बीच में 5 या 10% की अगर करेक्शन आता है तो हम इसे नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो एनालिस्ट ने तो अपसाइड बोला था और ये तो करेक्शन हो गया। वो एक करेक्शन आएगा, आपको धीरे धीरे वो डिप देगा, लेकिन हम्म। हर डिप पे बाइंग आएगी। तो जी। हमने 40% का रिटर्न आता हुआ देखा। वी कांट एक्सपेक्ट 40% मोर इन 2025 और 2026। तो हम्म। मुझे लग रहा है कि $3,800 और $3,900, ये दो लेवल से मैंने ऑप्शन का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देखा है कॉमिक्स में, और कॉमिक्स को हम फॉलो
फॉलो करते हैं। हम्म। लोअर साइड में मुझे लग रहा है कि हमें एक सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमें री एंटर होना है। दैट इज $3,500, 3550 इन कॉमिक्स। हम्म। अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर 1,04,000 से 1,06,000 का लेवल मिलता है, वो बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट होगा। और हम्म। वहां से आपको निश्चित तौर पे, चाहे आप गोल्ड ईटीएफ में हैं, चाहे आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, चाहे आपको डेरिवेटिव पे आना, डेरिवेटिव के लिए कंप्लीट मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देती हूँ, लेकिन वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है बाइंग के लिए। हम्म। और सिल्वर के लिए मुझे लग रहा है प्रिया जी की सिल्वर के लिए आई विल वेट फॉर $45। ओके। 40 से 42 की रैली बड़ी तेजी में आई, हमने हम्म। मतलब उसको देखा है, लेकिन 42 से 45 की जो रैली आएगी वो जिगजैग होगी। करेक्शन आएगा, करेक्शन पे फिर हम्म। से बाइंग आएगी। तो ये हम्म। वन साइडेड नहीं होगी। लेकिन $45 इस बार मुझे लग रहा है कि 2025 में सिल्वर को आना चाहिए। ऑन हम्म। लोअर साइड $39 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जी। गोल्ड की बात करें तो रीसेंट जो सेंट्रल बैंक गोल्ड एक्यूमुलेशन है, उससे लॉन्ग टर्म गोल्ड को प्राइस सपोर्ट क्या मिलेगा? रिसेंट में सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जी। मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की तो बाइंग है प्रिया जी, लेकिन अभी मैंने कुछ पॉलिसीज चेंजेस देखे हैं। और इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि एक एनालिस्ट को भी मतलब कवर अप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम्म। चाइना में सेंट्रल बैंक्स तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना की ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अनऑफिशियल उनकी बाइंग 10 टाइम्स हायर देन एक्चुअल डेटा है, मतलब जो हम्म। ऑफिशियल डेटा है, सॉरी। तो हम्म। वहां पे एक तो नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो बाइंग वहां पे एग्रेशन के साथ हो रही है। हम्म। इसके बाद चाइना ने अपने नॉर्म्स नॉर्मल किए हैं कि अब जो हम्म। सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पे ज्यादा गोल्ड खरीद सकते हैं, दूसरी चीज है। तीसरी हम्म। चीज है कि टैरिफ अगर लगा दिया स्विट्जरलैंड पे यूएस ने 26%, तो वो कह रहा है कि ठीक है, हम आपके यहाँ ही आके अपना यूनिट लगाएंगे और वहां पे हम मिंट करेंगे। तो हम्म। ये अग्रेशन है। तो मुझे लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है दे विल कीप कीप ऑन बाइंग गोल्ड। क्योंकि मुझे लग रहा है ना तो ये रशिया वॉर, यहाँ पे यूक्रेन वॉर इतनी जल्दी जाने वाला है, ना जी। इसराइल का जाने वाला है। हम्म। रशिया जब अटैक किया था यूक्रेन पे तो सबने कहा था कि 1-2 महीने की बात है, ये बिल्कुल हाँ। खत्म हो जाएगा। इसराइल वाला भी ऐसा ही हुआ था। अब मिडिल ईस्ट पे यहाँ पे आ गया है, टेंशन हमारे इधर भी बढ़ रहा है, एशियन कॉन्टिनेंट में भी। तो मेरे जी। ख्याल से ये रीजंस, और अभी हम जा रहे हैं लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। हम्म। जो जोन आएगा वो लोअर इंटरेस्ट जोन आएगा। तो इन्फ्लेशन जो कि 4% है, फेड के टारगेट से हम 2% ज्यादा हैं। और हम्म। लेबर मार्केट हमारी मतलब इस तरीके की, तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग करेंगे। और वो यहाँ पे प्रोवोक करे या प्रोमोट करे या इनकरेज करे, जो भी आप कहिए, मुझे लग रहा है कि दे विल कीप ऑन बाइंग। और इसके पीछे एक और रीजन भी मैं मानती हूँ। हम्म। 2019 में जब ट्रम्प ने टैरिफ की बात की थी, इट वॉज ओनली विद चाइना। तब तो इतना हम्म। ज्यादा उन्होंने डेंट किया था इकोनॉमी को। जी। इस बार वो 80 कंट्री के साथ इकट्ठे बात कर रहे हैं ऑन टैरिफ। एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ ह्यूज ट्रेड डाइवर्जन। जब ट्रेड जी। डाइवर्जन होगा, एग्रीमेंट होगा, डिफरेंट एग्रीमेंट्स बनेंगे, तब तक यहाँ पे डेंट आएगा। और ये अगर आप ग्लोबल ट्रेड डेटा को अगर हम रेफर करें, 2025 में जो ग्लोबल ट्रेड डेटा है वो बता रहा है कि ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड जो है वो बिल्कुल डाउनसाइड जा रहा है। हम्म। तो ये जो रीजंस हैं, ये सेंट्रल बैंक्स को भी बोलेंगे, क्योंकि अब जब ट्रेड डेटा हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो हम्म। अल्टीमेटली ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगा, हम्म। पीएमआई में, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको सर्विसेज पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर जगह पे दिखेगा। और हम्म। आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, जून में जून क्वार्टर का आप दिखना शुरू हो गया। अब हम्म। सितंबर हम एंड में आ रहे हैं। जो हम्म। अक्टूबर में ये क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का डेटा आएगा, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा जी। ट्रेड टैरिफ जी, वॉर को। बिल्कुल तो सही। जैसे जैसे ये रिफ्लेक्शंस आएंगे ना, क्या सेंट्रल बैंक्स तो पहले ही इसको जान जाते हैं, वो हम्म। खरीदेंगे। और उनके पीछे पीछे जो रिटेलर्स हैं वो भी खरीदेंगे। जी। सेठी सर, आपके सवाल? मेरे सवाल भी हैं, कुछ टिप्पणियां भी करूंगा मैं। जैसे सिल्वर पर है, अभी आपने कहा कि बैंकों को बहुत ध्यान है कि किधर उसमें दम है। तो एक्चुअली बैंकों को ध्यान ही नहीं था गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड का ध्यान रहता है उनको, सिल्वर का ध्यान नहीं रहता है। तो सिल्वर पहली बार सेटल बैंकों के ध्यान में गया और उन्होंने फिर देखा उनका गोल्ड कहाँ पड़ा हुआ है। अमेरिका में गोल्ड पड़ा था, वो उठाया उन्होंने वहां। नहीं तो इतने सालों से किसी को चिंता नहीं थी गोल्ड की। अभी क्यों चिंता नहीं हुई? उठाया उन्होंने उधर से अपना, फिजिकल डिलीवरी लिया जो पड़ा हुआ था उनके लॉकर में। और सिल्वर का क्या है, ये जो चाइना की पॉलिसी है, रेयर अर्थ केमिकल्स मिनरल्स वो बनाता है।
वो प्रोटेक्शन अपने हिसाब से करता है और उसको पूरा आइडिया है कि कौन सा प्रोडक्ट रेयर अर्थ में जा सकता है, तो उसका ध्यान सिल्वर पर गया है। अब बाकियों को बहुत दिक्कत हो रही है कि अभी चाइना का ध्यान गया है अगर, तो ये बढ़ेगा ही। और दूसरा क्या है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है अभी गोल्ड के कंपैरिजन में। गोल्ड अगर आपका 1 लाख रुपए का है, तो निकालने में हो सकता है 80 हज़ार चला जाए आपका, तो 70% चला गया। ये 40% पे हो जाता है तो ये अच्छा है, क्योंकि होड़ लगी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है और सेलिंग कॉस्ट कितनी है। और अभी जो औजार पड़े थे उनके तसला कुदाल सब निकाल लिए उन्होंने, कि अब जमीन से निकालना है अपने को। सिल्वर चाहिए, दूसरी चीज चाहिए, जो चाहिए निकालेंगे। तो ये पॉइंट है कुछ, मैंने कहा आप इस पर बताएं जरा, आपकी विचार भी जाने तो अच्छा लगेगा। वंदना जी बताइए आप कुछ। सिल्वर पे तो सर मैं बोलूंगी कि सिल्वर पे चाइना में प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। चाइना तो बैरोमीटर है सर, वो पहले समझ जाता है कि हमें एक्यूमुलेशन शुरू से ही करनी है। और गोल्ड की बात की जाए तो अब यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से चाइना ने हजार हजार टन के 10,000 टन का उसने गोल्ड एक्यूमुलेट किया खरीद के, और डिलीवरी दी 2,500 टन की, तो 7,500 टन का सोना उसके पास है। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर स्क्वीज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सिल्वर यूएस में भी काफी ज्यादा गया है। मेक्सिको में यहाँ मतलब काफी ज्यादा मेक्सिको में सिल्वर होता है, वहां पे उन्होंने टैरिफ लगाया, लेकिन इस काउंटर को तो वो अलग रखते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्वर पे ध्यान गया है बैंक का। और अब बैंक जो है वो फिजिकल और इन्वेस्टमेंट डिजिटल दोनों फॉर्म में यहाँ पे सिल्वर की खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें ये भी पता चल गया है कि इंडस्ट्रियल यूजेस के बाद सिल्वर जो है स्कार्स होने वाला है। उसका एक और रीजन यहाँ पे मैं मानती हूँ सर, जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी होती है गोल्ड की, हम छोटे छोटे गोल्ड को, ईयर रिंग का कुछ टूट गया तो हम उसको संभाल के रखते हैं, तो हम रिसाइकल करते हैं, तो उसकी जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। छोटे छोटे मतलब उसको भी लोग कस्टमर लेके जाते हैं कि भैया ये बहुत छोटे छोटे, इसका कुछ एक हमें बना दो। लेकिन जब सिल्वर होती है, एक चिप होता है, तो हम उसे फेंक देते हैं, हम नहीं समझते कि इसमें थोड़ा सा सिल्वर है। तो सिल्वर इतना वैल्यूएबल नहीं है कि उसके छोटे छोटे मतलब कि जो पीसेस हैं उसको हम मतलब रिसाइकल के लिए दें। इसकी वजह से सिल्वर वेस्टेज में भी काफी ज्यादा जा रहा है। ये भी रीजन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी स्कैर्सिटी जो है ना, ये इसे बहुत ज्यादा वो बना रही है, फेवरेट बना रही है। और साथ में ये है कि गोल्ड में जो बढ़त आई है, रिकॉर्ड हाई आई है, इसके बाद कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान यहाँ पे सिल्वर में गया है, सेंट्रल बैंक्स का हो या फिर एक आम कस्टमर का हो, तो सब लोग अब सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ की, सिल्वर का जी। भाव इतना बड़ा नहीं था, तो अभी वो गोल्ड से ज़्यादा बढ़ा है। जी। उसके लिए बिल्कुल। अभी वैल्यूएशन हुआ है। और दूसरा एक चीज़ें मैंने बड़े आज 4 आर्टिकल मैंने देखे जो कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करना पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। उसमें भयंकर गलतियां होती हैं इनसे टेक्निकल वालों से। तो ऐसा क्या है सिल्वर में गोल्ड में कि आप एनालाइज नहीं कर पाते उसको, ये एक। बताऊं सर, हाँ कभी कभी बताइए। बेस मेटल में क्या होता है ना, सिल्वर में बेस मेटल में ही मैं आपको सर बताती हूँ, गोल्ड में सब्स्टिट्यूट नहीं है। गोल्ड में सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोगों ने बोला 25,000 पे बहुत महंगा है, करेक्शन होगा, नहीं हुआ। 50 पे बोला बहुत महंगा, अब करेक्शन होगा, ओवर वैल्यूड है। 75 पे बोला, लाख पे बोला, गोल्ड ने वापसी नहीं करी है। 20 साल में गोल्ड सिर्फ 4 बार गिरा है। लेकिन जब सिल्वर की बात होती है तो ये बेस मेटल है, मतलब मेटल है, सॉरी। तो जब इंडस्ट्रियल मेटल होते हैं ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन का बड़ा डर होता है कि सिल्वर की जगह अगर ये काम कॉपर से हो जाए, तो जिस दिन उसका मान लीजिए कि सपोज मैंने सोलार में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर सोलार में अगर मान लीजिए कि कोई और मेटल का यूज होने लगे सिल्वर की जगह, सिल्वर का प्राइस 10% 15% क्रैश हो जाएगा। अब ऐसा ही हुआ था निकल में। निकल के प्राइसेस 2250 MCX पे था, वहां पे उसका सब्स्टिट्यूट आ गया ये पिग आयरन। तो वहां पे फिर क्या हुआ था, निकल के प्राइसेस जो है वो 2250 से आ गया 450, और फिर वो दोबारा उतना ऊपर उठा ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन जो वो होता है ना, फियर होता है, या उसको जो भी बोलिए, रिस्क बोलिए, सब्स्टिट्यूशन रिस्क जो है ना, ये ज्यादा सिल्वर में है, गोल्ड में कम है। क्योंकि गोल्ड तो हम पता नहीं कब से ले रहे हैं, 5,000 साल पहले से हम ले रहे हैं। फिर उसका जी। फायदा हम कैसे उठाएं एज एन इन्वेस्टर? इन्वेस्टर के नाते हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? वो तो उसने सर मैं परफॉर्मेंस दिखाई सिल्वर है में, तो हमारे पास है मैं अभी। सिल्वर सर, सिल्वर नहीं, मतलब परफॉर्मेंस दोनों की देखी। सिल्वर की अच्छी थी तो लोगों ने लिया, नहीं तो नहीं लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे। सिल्वर में सर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप गोल्ड में होल्ड करें। मतलब आप गोल्ड सर क्या है, परंपरा है, हम तो नेक्स्ट जनरेशन को भी देते हैं कोई चीज।
तो गोल्ड हम कभी ऐसे नहीं लेते कि भैया आज लिया है फिजिकल गोल्ड, इसको मैंने 3 महीने बाद बेचना है। अगर वो लेंगे तो अब हम ईटीएफ लेंगे, हमारे पास है वो ऑप्शन। लेकिन जब सिल्वर की बात होती है ना, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो ईटीएफ हो, तो मैं उसमें एक लेवल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस बारी बोला कि 1.25, तो जैसे ही 1.25 सिल्वर आया तो मैंने बोला कि अब आप यहाँ पे एटलीस्ट 25% आप निकल जाइए, इसमें आपको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि सिर्फ गालियां भी पड़ती हैं कि 25 तुमने बोला वो तो 1.32 आ गया, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि नहीं ठीक है, एटलीस्ट आप 25% यू शुड बुक द प्रॉफिट, और आप 75% लिक्विडिटी पे रहिए, और रेस्ट आप यहाँ पे निकलते रहिए निकलते रहिए। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सिल्वर 90 के बाद यहाँ पे 57 भी आया है। तो इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करना मतलब बहुत जरूरी है एक निवेशक के लिए। और एक एनालिस्ट की भी ये यहाँ पे मतलब ड्यूटी है कि वो एक स्पेसिफिक रिटर्न के बाद बोले कि अब यहाँ पे आप निकल सकते हैं, दोबारा करेक्शन आए तो आप ये खरीदिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे सेफली निकले। अब ये तो बचने का रास्ता बताते हैं सब, ये जो आए कैसे उसको बचाना है, कैसे संभालना है। पर सिल्वर में अट्रैक्शन क्यों आया है, कब तक रहेगा, कितनी इसमें आशा है, जेन्युइन कितनी डिमांड है, इन सवालों के हमें जवाब मिलेंगे तो हम बेहतर तरीके से उसको एसेस कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिल्वर में सर अभी तो नेक टू नेक है, जैसे गोल्ड में भी नेक टू नेक का अपना डिमांड है। जैसे कि हमारा 3,000 टन का सप्लाई आता है, 4500 का अपना स्क्रैप है, और 4500 के टन के करीब ही हमारा डिमांड होंगी। तो सिल्वर में थोड़ा सा डेफिसिट रहेगा, और ये डेफिसिट इसलिए भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो माइंस हैं, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, जो माइंस के मतलब कि डिस्क मतलब माइन एक्सप्लोरेशन पे जो खर्च होता था, वो क्रूड से लेके मेटल्स तक कम हुआ है यहाँ पे। तो इसकी वजह से है, अब जब भी न्यू माइंस अगर निकल जाते हैं या कहीं और होता है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे प्राइस में डंप आ सकता है। नहीं तो लग रहा है कि सिल्वर सर एक बारी 1.5 लाख यहाँ मैं पौने एक दो बात लाख बताऊँ वाला जो आपको, लेवल है वो देखिए। यहाँ एक बात बताऊँ बताइए आपको, सर। हमारे पास ऐसी खाने जी। हैं जो यूजफुल नहीं है, कोयले की खाने हैं। हम कोयला नहीं निकाल पाते तो सोना कहाँ से निकाल पाएंगे। सोने और चांदी की भी है हमारे पास, तो कोयला तक तो निकलता नहीं, सर हमने लोगों विदेश का में तो ने निकल रहा प्राइवेट सेक्टर वाला है। निकाल लेता है उसमें, प्राइवेट सेक्टर वाला निकाल लेता है, हमसे नहीं निकलता है। तो ये अच्छा सवाल उठाया आपने, हमारे यहाँ भी इससे भी मालूम चलेगा कि सर प्रोडक्शन विदेश में कितनी तो होनी निकल है। रहा है। और जी। अ, वंदना जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि क्या एडवाइस देंगे आप इन्वेस्टर्स को रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि काफी लोगों का बाजार में ये था कि अभी हमें एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा, और लगातार एक रैली आई है, एक करेक्शन यहाँ पे आ रहा है। हम्म। उस करेक्शन पे आप यहाँ पे बाइंग करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल अभी नहीं था, अब हो सकता है थोड़ा फेवरेबल हो। हम्म। मार्केट कैन गो डाउन टुवर्ड्स 1,04,000 6,000। हम्म। हमेशा एक रेंज में खरीदे, एक पर्टिकुलर पॉइंट का आप वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है उससे थोड़े हम्म। ऊपर से रैली वापस आ जाए। जी। और गोल्ड में अभी भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेम है, स्ट्रांग ही है। करेक्शन से इस पे कोई फर्क नहीं आया है, करेक्शन आपको एक एंट्री पॉइंट दे रहा है। जैसे निफ्टी में हम लोगों ने करेक्शन पे बार बार बाइंग किया, और हम्म। हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है, तो निफ्टी जो है वो बढ़ रही है, सालों से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से कि गोल्ड का भी यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। सिल्वर की बात की जाए तो, और गोल्ड में आप ज्यादा मतलब स्पेकुलेटिव होके ना चले। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ध्यान रखना है तो 1.12 1.15 का रखें, यानी कि 1,12,000 15,000, जैसा सेठी सर बता रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि 1,12,000 आ गया, बुक प्रॉफिट। अब आप ज्यादा के लिए वहां पे वेट ही मत करिए कि वो 1,12,000 फिर से 1,06,000 आ जाए, तो हम्म। वहां पे आप बुक करिए। दूसरी चीज ये है कि मैं सिल्वर को नहीं छोड़ना चाह रही हूँ प्रिया जी, सिल्वर बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है। चाहे जी। ईटीएफ हो, चाहे आप फिजिकल में लेना चाह रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी लेना चाह रहे हो, सिल्वर को आप बाई करिए। हम्म। नियर आपको मुझे लग रहा है कि 1,20,000 23,000 वाला रेंज अगर मिलता है, वहां पे मिलना चाहिए, 23,000 तो मिलना चाहिए, 1,23,000। वहां पे आप फिर से निवेश करिए, छोटे छोटे अमाउंट को निवेश करिए। और मैं ये नहीं कह रही कि फिर से ये रैली आएगी 40% आपको मिलेगा, हम्म। लेकिन 10-15% का जो है 26 तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड में। और सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 25 to 30% हम्म। 26 तक मिलना चाहिए रिटर्न हम्म। सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म लेके चले। हम्म। और अगर आप ईटीएफ कर रहे हैं तो चर्न कर सकते हैं, फिजिकल में है तो होल्ड करें। जी। इसमें रिस्क रिस्क नेग्लिजिबल है।
वो भी आप बताइए। सेबी पकड़ लेगी सर, मैंने बोल दिया कि रिस्क नेग्लिजिबल है, बट क्योंकि तभी यस। शांति, नहीं तो इक्विटी में जाएगा ना आदमी। इक्विटी से हाँ यहाँ क्यों आ रहा नहीं, है? ये वेल रिसर्च्ड है, ये वेल रिसर्च्ड है, और मतलब स्पेकुलेटिव नहीं है, डेटा ड्रिवन है, तो मुझे लगता है कि दे शुड गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच वंदना जी आज जुड़ने के लिए। बहुत थैंक अच्छी यू। चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। नहीं, नमस्कार। नमस्ते सर।